नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नियुक्तर हाजिर है ये बुलेटिन जहां पर आपके लिए हैं अब तक की ताजा खबरें और वो खबरें जो आपके काम के साथ साथ आपके फायदे की भी हैं। तो सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में नहीं थम रही है तकरार। रिजिजू ने चिट्ठी लिखकर कहा कोलिजियम में रखा जाए सरकार का प्रतिनिधि। अरविंद केजरीवाल ने बताया खतरनाक कोशिश। चुनावी मिशन पर बीजेपी की बड़ी तैयारी। दिल्ली में भव्य रोड शो के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हो रही है चर्चा। सोने में तेजी का सिलसिला जारी। नए शिखर पर पहुंचा सोना। एमसीएक्स पर भाव पहली बार 56,500 के भी पार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में रहा दबाव। मेटल, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही बिकवाली। रियल्टी फार्मा शेयरों पर आज रहा दबाव। सेंसेक्स 168 तो निफ्टी 62 अंक गिरकर हुए बंद। बजट में हो सकता है हाइड्रोजन ट्रेनों का ऐलान। इसी साल तक दौड़ेंगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। वहीं एथेनॉल वाली गाड़ियों को भी मिल सकता है बजट बूस्टर। आवास की बजट एक्सक्लूसिव खबरें। 40,000 अग्निवीरों का पहला बैच तैयार। जल, थल और गगन में भरेंगे हुंकार। प्रधानमंत्री मोदी ने की वीरों से बात। और 1 डिग्री पर ठिठुरा दिल्ली और अगले 2 दिन रहेगी और प्रचंड ठंड। मौसम विभाग ने कहा 18 जनवरी के बाद तापमान में होगा सुधार। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा रोड शो भी किया। पीएम मोदी का रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर खत्म हुआ। बीजेपी की इस बैठक में इस साल होने वाले सभी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाई जा रही है। तो चलिए थोड़ा और अपडेट लेते हैं। चलते हैं अपने संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। तो आलोक, इस बैठक का मुख्य तौर पे एजेंडा तो ये है कि जो तमाम विधानसभा चुनाव 2023 में आएंगे उसके बारे में मंथन किया जाए। क्या तैयारियां हैं, कौन कौन पहुंचा है और क्या कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है? देखिए, 2 दिनों की जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है बीजेपी की, जो सबसे बड़ा एजेंडा यही कि गुजरात में जिस तरह से पूरा दम लगाकर पार्टी ने वहां जीत हासिल की, उसी तरह से आगामी जो भी 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उस तरह से पार्टी किस तरह से दमखम से पूरे अपने जोर लगाकर चुनावों को जीते। इसके अलावा 2024 का भी एक बड़ी चुनौती है, वहाँ पर भी पूरी तैयारी करनी है। तो 2 जगह जो 2 है, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, दोनों को लेकर यहाँ पर 2 दिनों का मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से देखिए यहाँ से छोटा सा जो रोड शो किया, मेगा रोड शो किया, पूरे रास्ते में बैरिकेटिंग हमने देखी है और आप देख सकते हैं वेन्यू है यहाँ पर, इसी वेन्यू पर बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा का संबोधन भाषण भी हो रहा है होगा अभी अंदर। और इसके अलावा जो G20 का जो देश में पहली बार इस तरह से भारत को मेजबानी मिली है, उस पर भी आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाना है इसके अंदर। और किस तरह से बीजेपी एज ए होल इस G20 के आयोजन को देश में जो चल रहा है उसको सफल बनाए, बीजेपी की तरफ से उस पर भी इस बैठक में उस पर भी एक चर्चा होगी कि किस तरह से इस आयोजन को बीजेपी के नेतृत्व में और मोदी सरकार के नेतृत्व में सफल बनाया जाए। तो 3 बड़े एजेंडे हैं इस बैठक के। और चौथा जो एक और इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो है जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है अध्यक्ष के तौर पर वो खत्म हो रहा है, लिहाजा उसे 2024 तक बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, इस बात को लेकर भी अंदर चर्चा होगी। हालांकि माना यही जा रहा है कि 2024 तक जेपी नड्डा का एक्सटेंशन हो जाएगा और ये, लेकिन इसका पता कल चलेगा जब पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसके ऐलान होगा। तो कुल मिलाकर 2 दिनों की जो बैठक चल रही है, तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग बैठक कर रहे हैं और 2 दिनों के मंथन के बाद यही देखना होगा कि आखिरकार जो आगे वाले विधानसभा चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव है उसमें किस तरह से पार्टी का पूरा एक तरह से कहें कार्यकर्ता से लेकर और टॉप जो भी लीडरशिप है सब किस तरह से एकजुट होकर इसमें शामिल होते हैं। जी आलोक, बहुत शुक्रिया। तो ये एक चुनावी मंथन 2 दिनों का, इस साल के विधानसभा चुनाव और 2024 का जो बड़ा मेगा महा इलेक्शन, जहां पर फिर
राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए सब मैदान में होंगे, उस पर इस 2 दिन की कार्यकारिणी में मंथन होने जा रहा है। इधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के रोड शो पर तीखा हमला भी बोला है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान हैं, इसलिए रोड शो कर रहे हैं। उन्होंने इस रोड शो को इवेंट मैनेजमेंट बताया। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है उन पर। हम लोग यहाँ 122 दिन से कन्याकुमारी से रोज 23-24 किलोमीटर चल रहे हैं और आज कुछ 2-3 घंटे के लिए एक छोटा सा रोड शो प्रधानमंत्री ने निकाला है, ये दिखाने के लिए कि वो अभी भी लोकप्रिय हैं। उनके लिए तो ये रोड शो इवेंट मैनेजमेंट है। तो 2024 के लिए कैसी है तैयारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। 2024 कैसी है तैयारी, आज का आवाज अड्डा, आज की बड़ी बहस। इधर कोलेजियम मामले में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखकर कोलेजियम में सरकार के 2 प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने की मांग रखी है। और डिटेल लेते हैं इस खबर पर, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ है। तो असीम, एक तरह का टकरार तो इसमें टकराव तो था ही सरकार के बीच और लगातार जुडिशरी के बीच। किरण रिजिजू बोलते भी रहे हैं, अब वो चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के 2 प्रतिनिधियों को रखिए। देखिए, कोलेजियम मामले को लेकर के केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से आमने सामने है। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का इस पर नरम रुख देखने को मिला था। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो केंद्र सरकार ने कहा था कि जितनी भी लंबित नियुक्तियां हैं वो उसको करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जो कानून मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और कोलेजियम के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को बदलने की मांग की है। उनका ये कहना है कि जो नियुक्तियां होती हैं सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम की सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी है, उसके अंदर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व हो और साथ ही साथ जो हाईकोर्ट की नियुक्तियां होती हैं उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो जज है उनकी जवाबदेही तय होगी। तो कुल मिलाकर के इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है, जहां पर विरोधी पार्टियां जो है कोलेजियम सिस्टम को डिफेंड करने में लगी हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों के बीच केंद्र सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच कोलेजियम को लेकर के खींचतान आगे भी लंबी हो सकती है। चलिए, तो खींचतान अभी और लंबी चल सकती है। बहुत शुक्रिया असीम। टकराव जुडिशरी और सरकार के बीच में कोलेजियम को लेकर। चलिए, अब बात कर लेते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 168 पॉइंट गिरकर 60,093 पर आया। वहीं निफ्टी 62 पॉइंट गिरा और 17,895 पे बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आज गिरकर ही बंद हुए हैं। मेटल, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में भी आज बिकवाली रही। वहीं सबसे ज्यादा दबाव रियल्टी, फार्मा शेयरों में दिखा। सरकारी बैंकों से जुड़े शेयर्स में थोड़ी खरीदारी दिखी तो आईटी, एनर्जी इंडेक्स बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन असली खबर तो आज सोने में है। एमसीएक्स पर सोना ऑल टाइम हाई पर है। सोने का भाव एमसीएक्स पर पहली बार 56,500 के पार निकला है। वहीं कॉमेक्स पर सोना 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। तो क्या है सोने का यहां से आगे की चाल और क्या ये सोना अपना हाई बरकरार रख पाएगा? सारी बातचीत करते हैं हमारी सहयोगी और कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, तो सोना ऑल टाइम हाई पर है, पहली बात तो क्या ये बरकरार रहेगा और अगर है तो फिर ये यहां से कितनी और तेजी दिखा सकता है? सोने में आज दूसरे दिन लगातार हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं और 56,500 के स्तर भी आज यहां पर टूटते हुए नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो यहां पर भाव 8 महीने के हाईज पर हैं और हम अब भी यहां पर करीब करीब $130 दूर हैं ऑल टाइम हाई से, जो हमने यहां पर बनते हुए देखे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अगर भारतीय बाजारों की यहां पर बात करें तो जनवरी के महीने में करीबन 5% के गेन सोने में देखने को मिले हैं। दिसंबर में ये 4% की तेजी थी और नवंबर के महीने में करीबन 7% की बढ़त यहां पर सोने में देखने को मिली। यानी कि पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी बढ़त यहां पर सोने में दर्ज की जा चुकी है। बाजार मानता है कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह से एक चिंता रही, रिसेशन स्लोडाउन की कंसर्न्स रही, डॉलर इंडेक्स जो कि 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, उसका भी फायदा यहां पर सोने ने उठाता हुआ नजर आया है। 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक यूएस फेड की तरफ से फरवरी के पहले हफ्ते में पूरी तरह से फैक्टर इन कर दी गई है। अगर यहां पर कोई चेंजेस देखने को मिलते हैं
तो आप एक नीजोक रिएक्शन यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखेंगे। अदरवाइज माना यही जा रहा है कि सोने में यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस मानते हैं कि $2000 पर यहाँ पर सोना जल्द ही जाता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में तो 58,000 के लेवल्स बड़ी आसानी से लोग कहते हैं कि ब्रीच करते हुए नजर आएंगे। अगर लेवल्स की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब तक 1880 के लेवल्स नीचे में होल्ड करते हैं तब तक यहाँ पर सोना ऑन द चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। बाजार यहाँ पर कंटिन्यूसली जो इस हफ्ते में डेटा है उनको भी वॉच करेगा। जीडीपी नंबर्स यूएस, चाइना, जापान की तरफ से आने वाले हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स यहाँ पर चाइना और जापान की तरफ से हैं, तो यहाँ से भी क्यूज बनते हुए नजर आएंगे। जी शुक्रिया। तो यहाँ पर सोने में नए लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। मनीषा बता रही कि क्या कारण है उनके पीछे। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें आपको बताते हैं। तो हाइड्रोजन ट्रेन की अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बजट में इस बार हाइड्रोजन ट्रेन का ऐलान हो सकता है और हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस साल के अंत तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी जो है वो चलने लगेगी। इस साल के अंत तक पहली हाइड्रोजन और इसका जो निर्माण है वो मेक इन इंडिया के तहत ही होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, ये खबर आप लेकर आई हैं हाइड्रोजन ट्रेन की, क्या खबर है और क्या कुछ इसके लिए प्लानिंग है और क्या डिटेल्स हैं इस खबर के बारे में? देखिए, इस बार के बजट में एक नई तरह की ट्रेन का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों का ऐलान कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि पहले से ही रेलवे बोर्ड ने अलग अलग जोन्स को इसकी मैन्युफैक्चरिंग के निर्देश भी दे दिए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इन ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा, यानी जिस भी तरह के इंसेंटिव्स मेक इन इंडिया स्कीम के तहत मिलते हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनियों को, वो हाइड्रोजन बेस्ड ट्रेनों की मैन्युफैक्चरिंग में भी मिलेंगे। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस साल दिसंबर के आखिर तक पहली ट्रेन भी चलाई जा सकती है, जो कि सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जा सकती है। चलिए जी, तो हाइड्रोजन ट्रेन की भी तैयारी है और इस बजट में उसे लेकर कुछ बड़ा ऐलान आ सकता है। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आज नेशनल स्टार्टअप डे है और इस साल कॉमर्स मंत्रालय और इंडस्ट्री ने स्टार्टअप डे के साथ स्टार्टअप इनोवेशन वीक का आयोजन भी किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जनधन आधार और मोबाइल ट्रिनिटी एक पावरफुल आधार साबित हुई है। आज सरकार खुद एक स्टार्टअप की तरह काम कर रही है और सोच रही है कि इसके तहत लगातार नए और प्रभावी तरीकों को आत्मसात करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आइडियाज के बेस्ट इंक्यूबेटर हैं। If I may venture to suggest, I have often found Prime Minister Modi as one of the best incubators of ideas and one of the best persons to come up with innovative ideas. And can any of us imagine, without the Digital India mission launched in 2015, without this rapid spread of 4G throughout the country, and now with the launch of 5G on 1st October, we'll truly get into the most modern systems available anywhere in the world. तो आज नेशनल स्टार्टअप डे है। क्या है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भविष्य, स्टार्टअप से आम कंज्यूमर को किस तरह का फायदा है, और देखिए एक चर्चा आज के कंज्यूमर अड्डा में कि कैसे स्टार्टअप इंडिया एक तरह से दुनिया जीतने का एक प्लान है। तो स्टार्टअप इंडिया जीत लो दुनिया, आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 7:57 पर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के कई शहरों में जहां पारा माइनस में पहुंच गया है, वहीं हरियाणा और पंजाब में भी ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में तापमान में और गिरावट आई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक शीतलहर की चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर भारत में ठंड और घने कोहरे की वजह से ट्रेन यातायात अब भी काफी प्रभावित है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी रहेगा और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर ताज़ा खबरें देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक पर। नमस्कार।